हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, ये भी बताऊंगा पीडीएफ कहाँ मिलेगा, लेकिन ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हासिल करने से कुछ नहीं होगा। कुछ गाइडेंस भी ज़रूरी होता है टीचर का कि इनको कैसे प्रिपेयर करना है, इसमें क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या लेस इंपॉर्टेंट है, कहाँ से न्यूमेरिकल आएगा, कहाँ से प्रैक्टिकल आएगा, कहाँ से थ्योरी करनी है ना। तो वो सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूँ तो सबसे फर्स्ट, गाइडेंस की बात करूँ तो सबसे फर्स्ट मैंने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट बना रखी है इसी चैनल पर। आपने वो प्लेलिस्ट देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो सबसे पहले उस प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा बेनिफिट आप उठा पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट गाइडेंस समझ में आ गया आपको। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। न्यूमेरिकल मतलब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है, जर्नल एंट्रीज करनी पड़ती है, अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, है ना। तो एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी थ्योरी भी आती है एग्जाम के अंदर, लेकिन उसको प्रैक्टिकल थ्योरी बोला जाता है। ऐसा नहीं आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, टाइप्स बताइए, ऐसा नहीं आता है। एक तरह से कॉन्सेप्ट वाइज, कॉन्सेप्चुअली जो थ्योरी है ना वो आती है। फॉर एग्जांपल के लिए चैप्टर नंबर जो आपका फर्स्ट होगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर, वो इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर है। अब यहाँ पर जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ आपको, इन टॉपिक्स में से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी एक एग्जाम में आपके बन सकता है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकता है, मतलब दोनों ही बन सकते हैं इन्हीं टॉपिक में से, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो क्या क्या है, जैसे प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर कितने टाइप के होते हैं, है ना। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, है ना। तो क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, तो वो टाइप्स भी पूछ सकते हैं आपसे। और इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है इसकी जनरल एंट्रीज क्या होती है इशू करने पर। ओके, तो प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड सब कर लीजिए। ऑथोराइज्ड कैपिटल, इसको ऑथोराइज्ड कैपिटल भी बोलते हैं, इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं, हिंदी में अधिकृत पूंजी बोलते हैं, पंजीकृत पूंजी बोलते हैं, ये जरूर कर लेना। सब्सक्राइब कैपिटल, प्राथित पूंजी बोला जाता है हिंदी में, इसको अच्छे से कर लेना, इसकी थ्योरी कर लेना। रिजर्व कैपिटल, ये भी अच्छे से कर लेना। इनमें से एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन भी देख सकता है, न्यूमेरिकल भी मिल सकता है और थ्योरेटिकल भी देखने को मिल सकता है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। गाइडलाइंस ऑफ सेबी, सेबी की गाइडलाइंस आती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। आपको पता है 90% सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है जब आईपीओ निकालते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर निकालते हैं, तब प्राइमरी मार्केट के अंदर। ओके, यूजेज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। कई बार आता है कि जो शेयर इशू करने पर जो सिक्योरिटी प्रीमियम हमको मिलता है उसके यूजेस क्या क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। अगर आपने वो प्लेलिस्ट देख रखी है ना, तो इनमें से सारे क्वेश्चन के आंसर आपको पता होंगे। कौन सी प्लेलिस्ट, जो इस चैनल पे बना रखी है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की। फॉरफीचर ऑफ शेयर से रिलेटेड आप जनरल एंट्रीज कर लीजिए, और इसके साथ में री इशू, फॉरफीचर एंड री इशू की भी कर लेना, है ना। री इशू ऑफ शेयर, ये साथ साथ में आप नोट भी कर सकते हैं ना, और पीडीएफ तो मैं डाल ही दूंगा, आपको बता दूंगा कहाँ मिलेगा। डिफरेंस बिटवीन फॉरफीचर एंड सरेंडर ऑफ शेयर, देखो सरेंडर ऑफ शेयर और फॉरफीचर ऑफ शेयर दोनों में काफी डिफरेंस होता है, तो वो क्या डिफरेंस होते हैं वो क्वेश्चन आ सकता है। बायबैक ऑफ शेयर्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इसोप के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इसोप क्या होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसके अलावा राइट शेयर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट शेयर्स क्या होते हैं, है ना। राइट शेयर्स के ऊपर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये फर्स्ट चैप्टर से अगर आप ये जो टॉपिक बताए हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, इससे रिलेटेड थ्योरेटिकल, इससे रिलेटेड प्रोविजंस आप देख लीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा एग्जाम के अंदर। ओके, चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, आराम से करेंगे, चीजें समझना आप। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर को इशू करना और शेयर्स और डिबेंचर को इशू करना थ्रू अंडरराइटिंग्स, इसका भी मैंने लेक्चर अपलोड कर रखा है। अंडरराइटिंग क्या होता है, अभिगोपन बोलते हैं हिंदी के अंदर इसको। ओके, इसमें एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, बहुत यूनिवर्सिटीज में आता रहता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है, डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। शेयर्स एंड डिबेंचर पे क्या डिफरेंस है, इस पे डिविडेंड देते हैं, इस पे इंटरेस्ट पे करना होता है, इस पे इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, इसमें जरूरी नहीं है डिविडेंड देना ही पड़े। ये कंपनी के जो है ओनर होते हैं एक तरीके से, ये कंपनी के जो है लेंडर होते हैं, लोन देने वाले होते हैं। डिबेंचर इशूज एज कोलेटरल सिक्योरिटी, इस पे आपकी जनरल एंट्री भी आ सकती है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। कोलेटरल सिक्योरिटी हिंदी में समपार्श्विक प्रतिभूति बोला जाता है।
अंडरराइटिंग एंड सब अंडरराइटिंग क्या होता है? अंडरराइटिंग भी होता है, एक सब अंडरराइटिंग भी होता है, अभिगोपन और उप अभिगोपन, और इसके साथ में ही फर्म अंडरराइटिंग क्या होता है, जहां पर, और ये तीनों कॉन्सेप्ट देख लेना। मार्क एप्लीकेशन, अनमार्क एप्लीकेशन क्या होती है वो भी देखना। इनमें से थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के अंदर। न्यूमेरिकल मैंने प्लेलिस्ट में करा रखा है, वहाँ वो देखोगे तो थ्योरी वैसे भी समझ में आ जाएगी। ओके, सॉरी। चैप्टर नंबर 3 आपका आता है रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। जो प्रेफरेंस शेयर होता है ना, उनका रिडम्पशन करना, ये बहुत अच्छा चैप्टर है ना। इसमें बहुत सारी एल्जेब्रिक इक्वेशन वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल करा रखे हैं मैंने बहुत सारे आपको, है ना। ओके, प्रॉफिट कैन बी यूज फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जो रिडम्पशन कर रहे हैं आप प्रेफरेंस शेयर का, तो कौन कौन से प्रॉफिट्स, कौन कौन से रिजर्व उसमें यूज कर सकते हैं आप? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, CRR, इसके बारे में जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो। ये न्यूमेरिकल में भी आता है, थ्योरी में भी आता है, दोनों में आता है। ओके, मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से कौन कौन से मेथड है? आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल, कन्वर्जन, है ना, न्यू शेयर इशू करके रिडम्पशन करना, वो सारे आप कर लेना। प्रोविजंस ऑफ, मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रिलेटिंग टू द रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। सेक्शन 55 में प्रोविजंस दे रखे हैं, कंडीशंस दे रखी है, कॉन्सेप्ट दे रखा है कि अगर आपको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना है तो उसके लिए ये करना पड़ेगा, वो देख लेना आप, और मैंने करवा भी रखी है। ठीक है, ओके जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फिर चैप्टर नंबर 4, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर का रिडम्पशन करना, तो जैसे प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करते हैं तो CRR बनाते हैं, डिबेंचर में DRR बनाते हैं, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो इसके बारे में थ्योरेटिकली और न्यूमेरिकली इसको समझ लेना अच्छे से। मेथड्स कौन कौन से होते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के, वो कर लेना। परचेज ऑफ ओन डिबेंचर, खुद के डिबेंचर खरीदने पर क्या जनरल एंट्रीज होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है कि है ना, अगर ओन डिबेंचर परचेज करे तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है। हो सकता है डेटा के साथ न्यूमेरिकल आ जाए या थ्योरी में पूछ ले कि जनरल एंट्री बताओ, बिल्कुल। और सिंकिंग फंड ऑफ रिडम्पशन फंड, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, सिंकिंग फंड क्यों बनाया जाता है, सिंकिंग फंड की जनरल एंट्रीज क्या होती है, ये आपका आ सकता है न्यूमेरिकली और थ्योरेटिकली। चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, किसी बिजनेस को एक्वायर करना। जब भी किसी भी बिजनेस को एक्वायर करते हैं तो वहां पर एक कैलकुलेशन आती है परचेज कंसिडरेशन की, हिंदी में बोलते हैं क्रय प्रतिफल। तो वो परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन कैसे होती है, अगर आप वो सीखोगे तो अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो भी आंसर कर पाओगे, और अगर न्यूमेरिकल आता है तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। इसके अलावा प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, थ्योरेटिकली क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे से कर लेना। बीकॉम के अंदर इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है क्योंकि अच्छे लेवल पे चला जाता है। एक जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, जब भी बिजनेस का एक्विजिशन करते हैं तो परचेजिंग कंपनी की बुक्स में कौन कौन सी जनरल एंट्री होती है ये देख लेना। ओके जी, आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो है चैप्टर नंबर 6, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, विनियोग खाता। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो टर्म होती है, न्यूमेरिकली और थ्योरेटिकली दोनों काम आती है, वो है कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो उसके मैंने कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने के पूरे बता रखे हैं अच्छे से मैंने, ठीक है। ओके, फॉर्मेट्स, जनरल एंट्रीज एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जनरल एंट्रीज क्या होती हैं, जब भी किसी शेयर को या किसी स्टॉक को बाय करते हैं, डिबेंचर को बाय करते हैं, उसको सेल करते हैं, या जब उस पर इंटरेस्ट मिलता है, या जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट का पूरा अच्छे से फॉर्मेट इस कैसे बनाते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट को, उसका एक क्वेश्चन भी मैंने इसमें चैनल पे अपलोड कर रखा है, प्लेलिस्ट के अंदर, मुझे अच्छे से याद है। शायद इन्वेस्टमेंट अकाउंट का वो एक ही अपलोड कर रखा है, लेकिन वो एक ही काफ़ी है। ओके, चैप्टर नंबर 7, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज एंड डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट। यहाँ से फुल थ्योरी देखने को मिलती है, बहुत सारी थ्योरी आती है यहाँ पर। सबसे पहले अगर आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट मुंह पे याद होना चाहिए कि उसकी लायबिलिटी साइड में कितने हेड होते हैं, एसेट साइड में कितने हेड होते हैं, उनके अंदर कितने कितने सब हेड होते हैं। कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी अधिनियम 2013 का शेड्यूल नंबर 3 के अंदर फॉर्मेट दे रखा है स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट का, वो जरूर करें, 100% करें। वो फॉर्मेट का ही क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम पे, सीधा लिखे। कई सारी यूनिवर्सिटीज में मैंने देखा है बड़ा क्वेश्चन आ जाता है थ्योरेटिकली। क्या क्वेश्चन में क्या लिखा होता है, प्रिपेयर फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एज पर कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल नंबर 3, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अनुसार चिट्ठे का प्रारूप बनाइए, हिंदी में बोल दिया।
तो आपको बस वो फॉर्मेट बनाना है और नंबर आ जाते हैं फ्री पॉकेट के, और ये तो आना ही चाहिए, वरना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का क्या मतलब। तो ये फॉर्मेट आप अच्छे से याद कर लेना, बैलेंस शीट और पीएनएल का। मैनेजरियल रेमुनरेशन से रिलेटेड फुल वीडियो अपलोड कर रखा है मैंने अच्छे से, कि मैनेजरियल रेमुनरेशन कैसे देते हैं। सेक्शन नंबर 197 शेड्यूल नंबर 6 दो चीज़ें बताई थी, एडुकेट प्रॉफिट, इनएडुकेट प्रॉफिट, वो क्वेश्चन कर लेना, एग्जाम में आ सकता है। बोनस इशूज जब करते हैं तो उससे रिलेटेड क्या प्रोविजन है। डिविडेंड से रिलेटेड सेक्शन नंबर 123, 126, 127, तीनों के तीनों मैंने एक चार्ट के हेल्प से पूरा का पूरा बता रखा है। बुक खोल के करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, चार्ट बनवाया हुआ मैंने पूरा अच्छे से, ठीक है। तो ये भी मैंने अपलोड कर रखा है। तो काफ़ी चैप्टर तो यूट्यूब पे ही बता रखे हैं मैंने आपको। नेक्स्ट आता है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, रिसेंट में ये अपलोड किया है मैंने, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी चैप्टर नंबर 8। इसमें कंपलसरी वाइंडिंग अप और वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, यानी कि अनिवार्य समापन, जब कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है। वॉलेंट्री यानी कि कंपनी खुद स्वेच्छा से एप्लीकेशन लगा के बोल रही है भाई साहब हमारा वाइंडिंग अप कर दो, तो इससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है वो पढ़ लेना। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लेना। फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इस चैनल पे करवा रखा है, फॉर्मेट भी करवा रखा है, क्वेश्चन भी करवा रखा है, वो देख लेना। लिक्विडेशन फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, क्वेश्चन भी करा रखा है, फॉर्मेट भी करा रखा है, वो कर लेना। और ए एंड बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी क्या होती है, ये भी मैंने अपलोड कर रखा है इसी चैनल पर, वो कर लेना आप। ओके, तो आपका अच्छा पेपर होगा। नेक्स्ट, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको क्या बोला था नेक्स्ट जाने से पहले, इसलिए सबसे पहले इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि आप पहले कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट देख लीजिए पूरी, वहां से ही ये सारा सोल्व हो जाएगा। ओके, चैप्टर नंबर 9 आता है अमालगमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। एक लेवल का चैप्टर है, इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है और समझना भी पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। लेकिन बीकॉम में अच्छा ये है कि इससे रिलेटेड थ्योरी बहुत ज़्यादा आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूमेरिकल नहीं आएगा, हो सकता आ जाए, लेकिन अगर आएगा भी ना तो ऑप्शन में आपको थ्योरी मिलेगी ही मिलेगी। तो क्या करना है, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर क्या होता है ना, इसका मीन क्या है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, और इसके क्या क्या प्रोविजंस हैं, इसकी क्या क्या जनरल एंट्रीज हैं इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी। अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, ये क्या होता है, सेम जनरल एंट्री दोनों की बुक्स में। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन कैसे करते हैं, चाहे मर्जर करो चाहे परचेज करो। जनरल एंट्रीज इन द केस ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, किसी कंपनी का जब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है ना, तो उसकी जनरल एंट्रीज क्या होती है, थ्योरी क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है। और जनरल एंट्रीज इन द केस ऑफ एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि आंतरिक पुनर्गठन, बाह्य पुनर्गठन, इन दोनों ही केसेस में जनरल एंट्रीज पूछी जाती है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है और कई बार न्यूमेरिकल भी आ सकता है। वो उस यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका पास्ट ट्रेंड क्या है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। ओके जी, ठीक है सर, आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बता दिए, आपने ये भी बता दिया कि प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट की हेल्प से आप ये सब कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि पहले क्या करें, थ्योरी करें कि न्यूमेरिकल करें। देखो, अगर आप वो प्लेलिस्ट देखेंगे ना तो उसमें क्या मैंने कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, तो कॉन्सेप्ट जब अपन करते हैं ना तो कॉन्सेप्ट में क्या होता है, थ्योरी तो हो ही जाती है और प्रैक्टिस करते हैं तो न्यूमेरिकल हो जाते हैं, तो दोनों साथ में है। ऐसा नहीं है कि ये थ्योरी का प्रैक्टिकल से कोई लेना देना नहीं है और प्रैक्टिकल का थ्योरी से कोई लेना देना नहीं, दोनों आपस में कनेक्टेड है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर। ओके, ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ये पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। जी हाँ बिल्कुल, टेलीग्राम चैनल आपने अगर ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ पर काफ़ी सारी आपको अपडेट में मिलती रहती है जब वीडियोज अपलोड होते हैं। तो टेलीग्राम चैनल की आईडी है CWG4BCom, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है। 9000+ लोगों ने वहाँ सब्सक्राइब कर रखा है, मतलब आप लोगों ने, आप स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब कर रखा है, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। ये अभी मैं वीडियो जो है यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं बंद करूँगा, बंद करते ही पहले इस टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ डाल दूंगा, उसके बाद ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा। ओके, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। आप अपना इसी तरीके से प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा, कमेंट करते रहिएगा। गुड बाय, थैंक यू एंड ऑल दी बेस्ट, ऑल दी बेस्ट नहीं, ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय।